आप कहते हैं अगर आइंदा कोई अदालत उन्हें रिलीफ देगी तो आप ये फाउल प्ले की एलिगेशन पीएमएलएन की तरफ से नहीं आएगी, ये बात ठीक है? नहीं, उन्हें इलेक्शन करवाना चाहिए ना, जो इलेक्शन कमीशन का मुतालबा है उन्हें वो सही तरीके से अपना निशान की वापसी, अच्छा ठीक है, एक तरीका का इख्तियार करना चाहिए कि जमहूरी तरीका इख्तियार। मैं समझ गई, आप कह रही हैं कि उनको दरअसल अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे गौर करना चाहिए, उसके अंदर जो मसले हैं, ठीक है, वो मसले ठीक करें। नईम पंजोता साहब, आपको थक गया कि जबान में बताए भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में प्रॉब्लम था। अब आप लोग कभी वो इलेक्शन कमीशन पे आप लोग बिल फाड़ते हैं। बैरिस्टर गौहर खान का जो आपके अब मैं साबिक ही कहूंगी क्योंकि अब तो आपका वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया है ना इलेक्शन कमीशन ने, तो ये कि वो बैरिस्टर गौहर खान साहब इसको IMF के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है और एक बयान है जिसको इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई अगर आपकी जमात नहीं तो खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान की जो सालमियत के इश्यूज हैं उन पे अटैक करना, मतलब आप उसकी एवज देख रहे हैं और आप वो भी आप लोग करने पे आप लोग अगर आ रहे हैं तो ये एक बहुत जरूरी एलिगेशन है जो आपकी तरफ उठाई जा रही है। सुनिएगा बैरिस्टर गौहर खान क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई IMF से, न हमने IMF को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी। इकानमी आपकी खराब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे। बेशमूल IMF के प्रोग्राम को नुकसान पहुंचेगा जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। जब आप खरीद व फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? जी पंजोता साहब, इस इल्जाम का आप कैसे जवाब देंगे? IMF को आप क्यों इसके साथ इस बीच में इस बहस के ला रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी। ये बात जो आपने सवाल 2 नंबर किया है वो बताना पहले इसलिए जरूरी है कि बहुत अहम है, क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि जैसे हम मुल्क के लिए जो है हम मुल्क दुश्मन है, तो इसके अंदर फिक्र करते जाएं। तो जिस वक्त IMF आया था जमान पार्क के अंदर, उनकी तरफ से जो लोग आए थे, और उस वक्त भी आपको बताऊं कि खान साहब ने बिल्कुल मुकम्मल जो है उनकी हमायत का ऐलान किया था, और उसके अंदर जो है साफ और शफाफ इलेक्शन की वहां पर बात जरूर हुई थी। और ये बात जो है आज जो गौहर साहब ने की है, उन्होंने भी ये बात की वजाहत की है कि ये बात चलाई जा रही है कि जैसे बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो IMF से जाकर मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं किसी तरह से उनको नहीं मिला। और दूसरी बात रहेगी कि IMF के हवाले से जो बयान है उन्होंने उसके ऊपर भी वजाहत दे दी है कि जो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो बिल्कुल हमारी मायशत को नुकसान होगा, IMF के प्रोग्राम को नुकसान होगा। वो इस तरह से होगा कि अगर आप धांधली के जरिए या आप ये चाहते हैं कि बल्ले का निशान ना हो और लोग जो हैं वो आजाद खड़े हों, फिर उनको खरीदा जाए, फिर सेनेट में या बाकी असेंबली में, जैसे इससे पहले जो है वो सिंध हाउस में मंडियां लगी थी, और इसी तरह से मंडियां लगाकर लोगों को खरीदा जाएगा और खरीदो फरोख्त से ये सारा सिस्टम आगे चलाया जाएगा, तो फिर मुल्क के अंदर मईशत जो है वो कैसे बहाल होगी, कैसे मईशत हमारी ठीक होगी। तो इसके ऊपर जरूर उन्होंने कॉमेंट किया है, लेकिन बात सोचने की ये है कि बजाय ये कि लोग जो है मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें अदालतें भी आती हैं, जिसमें निगरान हुकूमत भी आती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है। तो उनकी तरफ से हमने ये नहीं देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से कोई सदेबाब किया गया हो। सिर्फ एक ऑर्डर की हद तक वो ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी सिर्फ लेटर लिख दिए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि उसके बाद भी जमशेद दस्ती की वाइफ के साथ जो हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही, उसके बाद भी पेपर छीने गए लोगों के साथ, और पेपर जो सर्टिफाइड। अच्छा पंजोता साहब, वो इसके ऊपर भी एक बात पलट के करते हैं, बल्कि ये आई थिंक ये हम की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये उनकी भी फाइंडिंग्स हैं कि आपकी जो रिजेक्शन रेट है आपके नॉमिनेशन पेपर्स का वो आई थिंक 23% है। 77% आपके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए, 1900 आपके कैंडिडेट्स के एक्सेप्ट हुए नॉमिनेशन पेपर्स। और आपने सुना है मौजूद अदालत चीफ जस्टिस कह रहे थे कि अगर आपको वो जो आपके रिजेक्ट भी हुए हैं, अगर आपको उस रिजेक्शन का लेटर नहीं मिल रहा है ECP की तरफ से, तब भी आप जाके ट्राइब्यूनल में अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो आपकी तरफ से ये भी एक इंप्रेशन लिया जा रहा है कि आप बिला वजह शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं अपने साथ होने वाली चीजों को, ताकि ये कि आपको सिंपैथी या सॉफ्ट कॉर्नर मिले अवाम का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं तादाद बताऊं तो 800 जो है वो 53 जो है वो टोटल हमारे जो हमें ये फिगर मिला है इस वक्त तक हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और अगर मैं 2-4 मिसालें दूं तो किसी के साथ ये है कि आपने पिस्टल का लाइसेंस नहीं लगाया, मेरे ऊपर यह है कि आपने 2015 के अंदर मोटरसाइकिल बेच दिया, तो आपने आकर बताया नहीं कि आपने बेच दिया, आपको नोटिस भेजा गया,
मैं अल्फन कहता हूं कि मुझे कोई ना नोटिस भेजा गया है ना। अच्छा, आप पे भी इस किस्म का आप कहते हैं एतराज उठाया गया है, जो कि आप कहते हैं बिल्कुल मायने खेज नहीं है और एक बोगस किस्म का एलिगेशन है आपके व्यू? बिल्कुल जी, बिल्कुल बुलाया ही नहीं गया, मुझे नोटिस ही नहीं भेजा गया और ये कहा गया कि आपको नोटिस भेजा गया, आपने आकर तफसील नहीं दी तो लिहाजा आपके पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ मसला क्या है? मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले उम्मीदवार थे उनको आग के समंदर से गुजारा गया बाकायदा तौर पर, कि उनकी गिरफ्तारियां, उनके तईद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे, उनके अटॉर्नी, और फिर जिस तरह से वो पेपर्स जमा करवा सके, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपियां लेने के लिए आप हाई कोर्ट से रजू करें, वहां से डायरेक्शन लेकर आए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, उनके पे जो सर्टिफाइड कॉपियां हैं फैसले की, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिली हैं। जैसे आम फहम जबान में कहते हैं ना, ख्वारी लगवाई जा रही है कि आप लोग एक पेचीदा, ख्वारी को कोई मसला नहीं है, ख्वारी को कोई मसला नहीं है, ख्वारी हम करने के लिए तैयार। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त 8 फरवरी की तारीख दी हुई है, ये चाहते हैं कि ये हल्कों में जाकर कैंपेन ना करें, इनके उम्मीदवार जो हैं वो क्लियर ना हो, बल्ले के निशान के ऊपर भी जो हमला है वो सिर्फ इसलिए है कि इनके अंदर जो है वो क्लैरिटी ना हो कि टिकट्स जो है वो पार्टी के निशान के ऊपर जो देने हैं या आजाद इनके उम्मीदवार होने हैं। इसी वजह से ये सारे हरबे किए जा रहे हैं, वरना इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने कि बल्ले का निशान जो है वो अलॉट किया जाए और सर्टिफिकेट अपलोड किए जाए। मैं आगे ले जाती हूँ वाली बात, आपने बहुत सारे अहम पॉइंट्स उठाए और उस फैसले को चैलेंज करने के लिए वहां पहुंच गए। शैला साहिबा, सिंध हाउस में लगी मंडियों का एक दफा फिर जिक्र हो गया, नईम पंजोता साहब ने किया, और वो कहते हैं कि जो पिछली हुकूमत आई थी वो शायद आती ही नहीं अगर ये शुरुआत सिंध हाउस से ना हुई होती। आपको पता है उस वक्त भी बेपनाह तनकीद की गई थी इस मामले पे। और फिर जो अभी भी मौजूदा अगर हम हालात में देखें तो एक और बात ये भी लागू होती है कि उसके तहत जो हुकूमत आई थी जिसके आप लोग भी इत्तेहादी थे, आप लोग खुद एक तरह से गोया रिग्रेट कर रहे हैं उस हुकूमत का हिस्सा होना। तो ये कितनी मतलब अचंभे की बात है कि वो दूसरे लोग भी आप पे तनकीद कर रहे हैं और जिनके आप पिछले इत्तेहादी थे वो भी हैरान परेशान है कि ये इनको अचानक क्या हो गया। देखिए मेरी बात सुनिए, जो पीडीएम की हुकूमत, असल में इनकी अपनी हुकूमत इस तरह बनी थी कि जहांगीर तरीन जहाज में भर भर के लोगों को लाए थे और फिर वो चली भी ऐसे थी कि जब इन्हें कोई बिल पास करना होता था तो इनके लीडर, किसको बात करनी है, भी मौजूद थे, तो मेंबर भी, किसको बात करनी है? शैला साहिबा से सवाल है मेरा, शैला साहिबा से अर्ज था। जी मैं आती हूँ आपकी तरफ ताहिरा साहिबा, मैं शैला साहिबा की बात सुन लूँ। जी प्लीज गो अहेड शैला साहिबा। असल में नईम पंजोता साहब जिस पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये देखें तो वो हुकूमत बनी किस तरह थी, तमाम तरह सहूलियात के साथ, जबकि कह भी दिया गया है कि थर्ड ऑप्शन के तौर पर इन्हें लाए थे। जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर के लोग लाए गए थे और फिर वो चलती कैसे थी कि जब कोई इनको काम करना होता था, लेजिस्लेशन वगैरह करनी होती थी तो फोन कराया जाता था तो वो चलती थी। उसके बावजूद भी आप लोगों को खुश ना रख सके तो हमने तो किसी को नहीं लिया। आपके जो एक तरीक़ा कार था जिसकी वजह से आज भी आप लोग जो है मातूब हैं कि सामने वाले को कुचल दो, उसको जिंदा ना रहने दो, आपसे लोग तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे थे, इसलिए उन्हें सिंध हाउस में रखा गया था। हमारा तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था ना, जमहूरी तौर पर नून लीग के नंबर ज़्यादा थे, उनका बनना था। और फिर आपने वो साबित किया कि जब हमने सिंध हाउस में रखा तो आपने अटैक किया, और अगर उस वक्त आपको सजा मिल जाती और वो जो आप पीटीवी वगैरह सब पे करते तो ये 9 मई का वाकया ना होता, लेकिन उस वक्त आप लाड लेते। तो आपसे हमने कोई मंडी नहीं लगाई, आपसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था, वरना आप तो उनका वही हशर करते जो आपने 9 मई को अपने जिसको मुखालिफ समझा, बिल्डिंग का, मुजस्समे का, जहाज का, सबका किया। अच्छा, ये खदशा था, आपने दरअसल उनको प्रोटेक्शन दी। जी जो वो हुकूमत थी, बिल्कुल इन्होंने हमला किया, इनसे जो खवातीन हट गई थी इन्होंने उनके घरों का घेराव किया और सारी चीजें सब रिकॉर्ड पे हैं। रही बात, देखिए हम पीडीएम से हुकूमत बनाने से पहले अलग हो गए थे, लेकिन जब हम पीडीएम में थे तो उस वक्त भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा था। जब पीडीएम का हिस्सा नहीं थे तो हमने कश्मीर में इलेक्शन लड़ा,
जो हमारा काम था हमने वो किया। ये इलेक्शन है और हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के काम के ऊपर तनकीद करेंगे, एक दूसरे के किरदार पे नहीं जाएंगे, एक दूसरे का नाम गलत नहीं रखेंगे कि उल्मा मैदान में आ जाएं और सूरह अल-हुजरात का हवाला दें। तो ये इलेक्शन है, हम समझते हैं कि खुद नवाज शरीफ साहब ने आके कहा कि हमारी हुकूमत नहीं थी, तो हम भी इस पे बात करते हैं। बाकी ये है कि हम इस वक्त जिस पोजीशन में है पाकिस्तान, उसमें तमाम पाकिस्तान में जो पार्टीज़ हैं उनका मुकाबला जो है इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल, बेरोज़गारी और गुर्बत और इन सब चीज़ों से है। तो वो कल्चर अब हमें ख़त्म करना होगा जिसमें अपने मुखालिफ को जो है आप पेट फाड़ने की बात करें या चोर डाकू कह के मुखातिब करें। और हमने अपने 5 साल दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इस कल्चर को ख़त्म किया। एक सियासी कैदी था, वो हामिद सईद काज़मी साहब थे, जो हमारे दौरे हुकूमत में बंद रहे, हमारे मिनिस्टर, लेकिन जब हमारी हुकूमत चली गई वो बाइज़्ज़त बरी हुए।